में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ऐसे तो बहुत कुछ है इसके अंदर भी बताने के लिए, लेकिन हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर वो 11th क्लास का हो, क्योंकि कुछ बच्चे मे बी इंजीनियरिंग लाइन में चले जाएंगे, कुछ बच्चे मेडिकल लाइन में आ जाएंगे। तो वो बात की बात है, जब आप लोग ये चूज करोगे भाई हमें क्या पढ़ना आगे जाके, तो हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक है बिल्कुल 11th क्लास में भी। तो टू मेंटेन फंक्शंस ऑफ बॉडी, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, टू मेंटेन फंक्शंस ऑफ बॉडी। एक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती है। एज यू नो, आपको पता है, मैंने आपको पिछली क्लास में ये डिस्कस करवा चुका हूँ भाई किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो बच्चे नए हैं या जो भी आपने शायद बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तो फिर भी देख लेते हैं। जैसे हमें चाहिए फूड, जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन हमें चाहिए। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन लिख देते हैं, न्यूट्रिशन हो गया। सेकंड, रेस्पायरेशन, है ना, रेस्पायरेशन भी हमें चाहिए भाई, है ना, सांस लेना है हमें, उसकी वजह से हमें एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है, और हमारे बॉडी का जो संतुलन है वो मेंटेन रख पाएंगे हम, ठीक है। और देन उसके बाद भाई ग्रोथ होगी, सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन फूड खाया है, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। देन मूवमेंट भी लिख लेते हैं, मूवमेंट हो गया, है ना भाई। भाई खाना खाया है, खाना क्यों खाया है, एनर्जी के लिए। एनर्जी से हमें क्या मिलेगा भाई, ग्रोथ होगी, हम कुछ अपना जो वर्क होगा हम उसको कर पाएंगे ढंग से, उस चीज को कर पाएंगे, चल पाएंगे, चिल्ला पाएंगे, बोल पाएंगे। मैं भी बात कर रहा हूँ तो एनर्जी ही लग रही है इसमें, सिंपल सी बात है। देन इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, ठीक है, ये भी चीज मैंने आपको डिस्कस करी थी, और इसको और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। तो ये हमारे, ये मैंने जो चीज लिखी है ये वो चीजें लिखी है मैंने बच्चों कि जो हमारी एनसीईआरटी ने मेंटेन किया है, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को बताऊंगा वन बाय वन, ओके। तो बस देखते रहिए और समझते रहिए, और बच्चों नोट करते रहना हैंड टू हैंड। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले हमें करना है न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना सबसे पहले, न्यूट्रिशन, ठीक है भाई, न्यूट्रिशन। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में भी बताया भाई न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, फूड, है ना, न्यूट्रिशन मतलब फूड, ओके। तो भाई न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, है ना, मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शंस, अदर बॉडी फंक्शंस, ठीक है, जो पूरा कर पाएगा न्यूट्रिशन, जो पूरा हो पाएगा न्यूट्रिशन के द्वारा ही। अगर मैं न्यूट्रिशन के बारे में कुछ हल्का सा लिखूं, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में कुछ लिखते हैं, चलो। न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है, दैट इज फूड। फूड भाई किस पर्पस के लिए हमें जरूरत होती है फूड की, फॉर ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड maintain, maintaining the and maintaining the maintaining the body functions, ठीक है। ये वो सब, ये चीजें वो है जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ जी सर ये भी लिख सकते हैं कि टू मेंटेन ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। हाँ, क्योंकि जो भी लाइफ प्रोसेस चलना है डिपेंड तो फूड पे ही करना है, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी ना हमारी, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में चलते हैं आगे। देखो न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एज यू नो, सबको पता है, दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक,
एंड एक होता है हेटरोट्रॉपिक। एक होता है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड होता है हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, होते बहुत सारे न्यूट्रिशन और भी है, लेकिन वो इसी के अंदर कैटेगरी में वन बाय वन हम देखते चले जाएंगे। ठीक है भाई, हमने पढ़ा भाई न्यूट्रिशन क्या होता है। भाई न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? फूड। हमें फूड से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, है ना। तो फूड क्यों चाहिए? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शंस। ठीक है भाई, अब न्यूट्रिशन के बारे में हम देख रहे हैं तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम किसको बोलेंगे। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको तो पहले से ही ये चीजें पता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों से खाने को लेते हैं, मतलब, है ना, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दैट इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ऑटोट्रॉप्स की बात करूं, भाई हमें सिर्फ पढ़ना है ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में, देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम देखेंगे। देखो, ऑटोट्रॉप्स एक्चुअली में होता क्या है। ऑटोट्रॉप्स होता क्या है एक्चुअली में? देखो, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। देखो, मैं आपको वन बाय वन एक एक लाइन बताता चलूंगा। ठीक है, कंफ्यूजन मैं क्रिएट नहीं होने दूंगा आप लोगों में, क्योंकि आप पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिएगा। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन पुट अप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, पहले मेरी बात कंप्लीट होगी, देन उसके बाद आप पूछ सकते हो मुझसे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मैंने अभी बताया भाई, जो अपना खाना खुद बनाते हो वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो वो किस टाइप का न्यूट्रिशन हम बोल रहे हैं? भाई जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा क्या है जो हम उसमें पढ़ सकते हैं? भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो देखते हैं, ये वो होते हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दे, कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। ठीक है भाई, सिंपल मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ भाई सिंपल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा भाई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज भाई जो भी मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बन कंटेनिंग जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, दैट इज CO2, हमें सबको पता है CO2। ठीक है, प्लस वाटर मिलके, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है? ये है सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसका मतलब है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक कैसा न्यूट्रिशन है जो अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा हो गया? जैसे हमें पता है, एज यू नो भाई, ऑटोट्रॉप्स में CO2 होता है जो कन्वर्ट होता है बाद में जाके कार्बोहाइड्रेट में विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको ये दोनों लाइन देख के आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? इन प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एंड सम बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई, वन बाय वन। सर हाँ, सर कार्बोहाइड्रेट्स केवल इन्हीं तो एलिमेंट से बनता है? नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इन्हीं एलिमेंट से बनते हैं। देखो,
देखो हम भी जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का, क्योंकि हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है आगे जाके। तो अगर मैं ह्यूमंस का एग्जांपल लूँ तो हम भी तो जो खाना खाते हैं प्रोटीन्स होता है, उसमें भी मतलब जो हम शुगर लेते हैं, तो वो जो शुगर होती है वो फ्रैक्टोज भी हो सकती है ना। फ्रैक्टोज टूट जाता है और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर। देखो ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रोप्स का मतलब है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, लेकिन हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चीजों को हम सिंपलर में तोड़ते हैं। देखो दोनों में फर्क है, अपोजिट है एक दूसरे के। भाई ऑटोट्रोप्स क्या होता है? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स में तोड़ दे। और हेटरोट्रोप्स में क्या होता है? जैसे फ्रैक्टोज हम ले रहे हैं, मतलब चीनी वगैरह में फ्रैक्टोज वगैरह होती है, तो फ्रैक्टोज अगर हम मतलब खा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रैक्टोज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास एंजाइम है जो फ्रैक्टोज को तोड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स है हमारे अंदर, ठीक है। एमाइलेज हो गया जो तोड़ेगा इस चीज को, है ना। कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ देगा सिंपल शुगर के अंदर। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना आगे जाके। ओके बच्चे? यस सर। ठीक है जी, थैंक यू। ओके बेटा, आगे चलते भाई यहाँ तक, ठीक है भाई। देखो नोट करते हैं ना वन बाय वन, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो? सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने कहा कि ऑटोट्रोफिक जो होते हैं वो सर सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं। हाँ तो सर हाँ फिर और हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल, तो सर फिर हम ऐसा क्यों कि हम सिंपल मॉलिक्यूल से ले लें, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बच्चे ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? अगर सिंपलेस्ट, अगर आप मान लो हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रहा है खाना, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जैसे इस आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता हो ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ह्यूमंस के बारे में आप अच्छे से सोच सकते हो। प्लांट्स के बारे में बताऊंगा एग्जांपल तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो ह्यूमन के केस में देखो, मान लो कि हम वो चीज खा रहे हैं जो मतलब वो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। इसका मतलब है वो चीज खा रहे हैं जो हमारी जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फिर तो एंजाइम की जरूरत नहीं है ना, फिर तो एंजाइम्स की जरूरत नहीं है हमें। एग्जाम्पल दे दो उसका एक। सर ये बेटा कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स वो मॉलिक्यूल्स में क्यों कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट का करते मतलब है हैं? यहाँ पे ग्लूकोज। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी होगी यहाँ पे? ग्लूकोज। किसके केस में? प्लांट्स के केस में, जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज मैंने एक एग्जांपल लिया है जो फाइनली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो बनता है जिससे एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज ही तो होता है, समझे। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12 एंड O6, ठीक है। यही तो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, जो जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। भाई उसी को तो हम खाना बोलेंगे ना, उसी को तो हम खाना बोल सकते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। हम उसको थोड़ा ना बोलेंगे जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा सकता, जो हमारे बॉडी को फंक्शन को मेंटेन नहीं कर सकता, उसको थोड़ा ना हम कुछ बोलेंगे। भाई उसी का तो नाम हमने कार्बोहाइड्रेट रखा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, समझे बेटा। देखो अगर फिर भी नहीं समझ रहे हो तो Yes, कोई sir. नहीं, थोड़ा और स्टेप आगे चलते हैं, शायद आप समझ जाओ कुछ बातें देख के, ठीक है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा इसको और ऊपर कर देंगे ताकि दिक्कत ना हो हमें, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं। तो ये है प्लांट की लीफ, ये है प्लांट की लीफ, ये है स्टेम इसका, यहाँ पे नीचे है रूट्स वगैरह, ठीक है। ये रूट्स वगैरह हो गए, ठीक है। और ये हुई लीफ। ओके बच्चे, तो यहाँ पे ये लीफ है, ये हुई लीफ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे है सन जो रोशनी देगी हमें, ठीक है, हमारे वीरान जिंदगी में उजाला लेके आएगी, ठीक है। तो यहां से मिल रहा है हमको लाइट एनर्जी मिल रही है हमको, ठीक है। लाइट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और और नीचे से आ रहा है वाटर, ऊपर जा रहा है वाटर,
यहाँ पे जा रहा है वाटर और यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आपको पता है लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या चीज, स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जहां से आएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बाहर से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में मिलके क्या बना लेंगे, क्या गुलगुलाएंगे, ये बना लेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ये बन जाएंगे और साथ में बाय प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये रिलीज हो जाएगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे। तभी तो हम बोलते हैं प्लांट्स को क्यों उगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन देता है हमें, ठीक है। ये इसी रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसको और सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए थोड़ा और इसको नीचे चलते हैं। तो जैसे मैं रिएक्शंस देखूं जो हमारी एनसीईआरटी ने हमें दे रखी है, उसको मैं अगर ध्यान से देखूं, वो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर एंटर करी है, इन्वायरमेंट से लीफ के अंदर एंटर करी है CO2, ठीक है। और जो पानी है जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, ठीक है। और वो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लस लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। अब बताऊंगा भाई क्लोरोफिल का मतलब क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो क्लोरोफिल को मैंने यहां लिखा है। तो CO2 एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने बाहर से, इन्वायरमेंट से, थ्रू स्टोमेटल पोर के थ्रू, ठीक है। वाटर कहां से आया, जमीन से, इन्हें रूट के थ्रू इन्हें एब्जॉर्ब किया प्लांट ने। सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये जो होता है, जो CO2 प्लस H2 है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शुगर में। शुगर कौन सी, C6H12O6 प्लस रिलीज होता है ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे। देखो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा, कार्बन के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। तो 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12, 12 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 18, ठीक है बच्चे, बैलेंस हो गई। और यहाँ पे कितना हो गया, 6 लगा दूं तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है भैया, ठीक है। देखो भाई मैंने बोला, देखो 1 बाय 1 मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। और उसके बाद भी ना समझ में आए तो मुझे रोको और मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बताया CO2 एब्जॉर्ब हुआ है स्टोमेटल पोर के थ्रू। मैं स्टोमेटल पोर भी बताऊंगा आने वाले लेक्चर में मेरे, ठीक है। स्टोमेटल पोर के थ्रू CO2 अंदर गया है, ठीक है। वहां पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक चीज और लिख देता हूं कि भाई व्हाट एग्जैक्टली हैपन, क्या होता है आखिर में। देखो मैंने भी बताया आपको, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट जो सेल होता है वो कंटेन करता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल वो क्लोरोफिल है जो हमने लाइट एनर्जी, जो सनलाइट के थ्रू जो हमें लाइट एनर्जी मिल रही है वो कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो सनलाइट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सनलाइट यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो लाइट एनर्जी है उसको, इन दोनों को रिएक्टिव बना के इसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। क्या ये ग्लूकोज C6H12 एंड O6, ठीक है। एंड क्लोरोफिल कौन होते हैं, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी,
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेटा कंसेप्ट बनाते चलो, माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ये चीज किसको समझ में नहीं आया भैया, अब मुझे बताओ फटाफट। सर हाँ हाँ बोलो। सर सर ऐसा जरूरी है कि क्या कहते हैं प्लांट्स दिन में ही फोटोसिंथेसिस करें? मोस्टली प्लांट दिन में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चे। तो सर डेजर्ट प्लांट तो रात में भी करते हैं। वो रात में ही करते हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। मैंने पूछा इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? सर इसमें तो समझ आ गया। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, वाटर की कमी होती है वहां पे बच्चे, पानी नहीं होता वहां पे। तो पानी नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, तो पानी नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे चलेगी? तो रात के टाइम नमी होती है, समझ रहे हो? तो जो Yes, sir. जो जो आप जो डेजर्ट प्लांट बता रहे हो मुझे, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं रात के लिए बचा के। ठीक है, रात में बचा के उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया दिन में, फिर रात में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वहां पे, तो उसको CO2 के साथ मिक्स करके देन इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली दिस हैपन। ओके सर ओके सर। ओके आगे बढ़। हाँ बोले बच्चे। सर चैट बॉक्स में एक बच्चे ने डाउट लिखा है कि मेसोफिल सेल्स तो उसके ऊपर स्टोमेटा के ऊपर होते हैं, तो फिर सर स्टोमेटा एब्जॉर्ब कैसे कर पाते हैं? बेटा क्या चीज एब्जॉर्ब कैसे कर पाता है मतलब? यस सर। क्या क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली तुम्हारा? सर मेसोफिल सेल्स जो होते हैं हाँ, वो हाँ। स्टोमेटा के ऊपर होते हैं, पर तब भी स्टोमेटा ऑक्सीजन रिलीज कर पाते हैं। सर हाउ? क्यों ऑक्सीजन रिलीज क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? सर क्योंकि मैंने बताया ना आपको, मैंने अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ भाई। हम जो ह्यूमंस है, हम ऑक्सीजन को क्यों अंदर ले पा रहे हैं, इनसाइड द बॉडी हम क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है भाई, प्रेशर डिफरेंस है। क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 158 है, और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 104 है, 104 है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे वो डिफ्यूज हो गया। ठीक है, यस सर। ओके आगे बढ़ते भाई। सर क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है यहाँ पे? अभी मैंने बच्चे ये चीज कंप्लीट नहीं करी है, सिर्फ मैंने आपको एक झलकी दिखाई है भाई। प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को ट्रैप करके और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल एनर्जी मतलब जो CO2 है, जो H2O है, उनको रिएक्टिव बना के और वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, हमारा एग्जैक्टली वही पॉइंट रहेगा। अब क्लोरोप्लास्ट होता क्या एक्चुअली में? ठीक है बच्चे। सर हाँ हाँ ओके सर। सर रिएक्शन क्लोरोफिल में होता है? क्या चीज? सर जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोफिल में होता है? जी बच्चे, वो एक्चुअली में जो रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, ठीक है, थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्लोरोफिल जो होते हैं वो लाइट को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। लाइट को ट्रैप कर लेंगे तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ओके सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक पे हम नहीं अटकेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, दोबारा से लीफ का बना लेता हूँ, क्योंकि अभी पहले ऑटोटॉप से चल रहा है हमारा। ठीक है, ये लीफ है हमारी। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इस लीफ को काट दूं, है ना, अगर मैं इस लीफ को काट दूं, देखो 1 बाय 1 चीजें समझते रहना और एक दूसरे से लिंक करते रहना। मैं ऐसा इसके बाद क्यों समझा रहा हूं ऐसा? ठीक है, ये आपका काम है लिंक करना, ये मेरा काम नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर ये लीफ है, लीफ को अगर मैं ऐसे काट देता हूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कर देता हूं, उसका सेक्शन कर देता हूं। ठीक है, फिर मैं लीफ को जैसे एनसीईआरटी ने हमें दिखाया है, ठीक है, इसको मैं ऐसे रोटेट कर देता हूं, ऐसे रोटेट कर दूंगा इसको मैं। रोटेट करने के बाद लीफ कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है, समझ आए बच्चे? समझ गए कैसे रोटेट किया मैंने इसको? सर नहीं आया समझ। देखो मैंने इसको लीफ को काट दिया ना, ऐसे यहां से काट दिया। काटने के बाद बस मैंने इसकी लीफ की डायरेक्शन चेंज कर दी, इसको बस सीधा इस तरीके से रोटेट कर दी यहाँ पे। बस जो इसका ये वाला पॉइंट है अब ये यहाँ पे आ चुका है, समझ गए अब? यस सर। ठीक है, अब देखो
जो लीफ है, देखो ये जो लीफ है, अगर मैं लीफ को, ठीक है, यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ, इसका नाम लेते हैं 1 और नीचे ले लेते 2। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ और 2 तक जाऊँ तो मुझे कौन कौन सी लेयरिंग दिखाई देगी, मुझे वो देखना है अब, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को देखूँ तो आउटर जो मोस्ट जो 1 पे जो प्रेजेंट होगी, जो लेयर प्रेजेंट होगा, तो 1 पे जो प्रेजेंट होगा, जैसे ये 1 नंबर वाली लेयरिंग है, मैंने एक एग्जांपल लिया 1 नंबर पे, ठीक है। तो 1 नंबर पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कुछ इस टाइप से सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्यूटिकल लेयर, इसके ऊपर, ठीक है, ये है क्यूटिकल, ठीक है। ये एक वैक्सी लेयर है, वैक्सी लेयर है एक, ठीक है। बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा इसका भी, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद बच्चे नोट करते हैं ना हैंड टू हैंड, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक और सेल्स नीचे प्रेजेंट होती है, सही बताया बच्चे। क्या नाम है आपका बेटा? उदय, उदय शर्मा। उदय भाई, नाम बहुत अच्छा है आपका, उदय। ओके, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है सर मीजोफिल के ऊपर इन्हें सेल कहते हैं। बच्चे, एक मिनट में बता रहा हूँ, एक मिनट में डायग्राम बना लो अच्छे से ताकि कोई कमी ना रह जाए। ठीक है बच्चे, ये डायग्राम बन चुका है पूरा का पूरा। थोड़ा सा और इसको देखते हैं। देखो, ये है जो मैंने 1 लिखा था यहाँ पे ऊपर, जो ये मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, ये 1 लिखा, ये 1 वाली साइड है, और नीचे है 2 वाली साइड, ये 2 वाली साइड है। आपको समझाने के लिए सिर्फ 1 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आप समझ जाओ कि मैंने किस साइड से किस साइड तक लिया है, ऊपर से लेके और नीचे तक का मैंने पूरी लेयरिंग ली है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक नेमिंग कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखो, ये जो यहाँ पे ये एक लाइन खींची है, ये है मिडरिब, लीफ की क्या है ये? मिडरिब, ठीक है, ये मिडरिब है। और जो साइड में ये वाली लाइन गई है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है, मिडरिब एंड वेन्स, ठीक है। इन मिडरिब एंड वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वीबी का मतलब है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जो जाइलम प्लस फ्लोएम। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज द वेस्कुलर बंडल्स जो वाटर का कंडक्शन करेंगे सेल्स के अंदर एंड फूड का कंडक्शन करेंगे सेल्स के अंदर, ठीक है जी, ठीक है। ये जो मैंने बनाया यहां से लेके और यहां तक का जो मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये है मीजोफिल सेल्स, ये है मीजोफिल सेल्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर। इन मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इन मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं
क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, सभी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ये है रेड कलर में जो मैंने बनाया, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्या? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर। जो मैंने बच्चे नीचे जो मैंने फोटो बनाया यहाँ पे, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्टोमेटल पोर, जहां से CO2 एंटर करेगी अंदर की साइड। ठीक है, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द एयर कैविटी। ठीक है जी, ये है एयर कैविटी। ये है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम होता है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी। ये जो ऊपर वाली लेयर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये है अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे वाली लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये है लोअर एपिडर्मिस। बच्चे, प्लांट्स के अंदर बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर को हमेशा एपिडर्मिस ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो, नीचे से भी बाहर वाला एरिया है और ऊपर से भी बाहर वाला एरिया है, तो इनका नाम क्या है? बस इनको डिस्टिंग्विश कर दिया। अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये अपर एपिडर्मिस हो गई और ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। और एपिडर्मिस जो होती है वो कवर रहती है क्यूटिकल लेयर से। क्यूटिकल लेयर से कवर रहता है। क्यूटिकल लेयर एक वैक्सी लेयर है जो पानी को लॉस होने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा। इसका काम होता है पानी को बाहर निकलने से बचाने का काम होता है क्यूटिकल लेयर का। क्यूटिकल लेयर इज अ वैक्सी लेयर। ठीक है जी। और जो आपको ये चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको मैं अलग पेन से, ये जो स्टोमेटल पोर के साइड में जो ये मैंने ये बनाया है यहाँ पे, ये है जी गार्ड सेल। ये है जी गार्ड सेल। ठीक है जी, ओके जी, समझ में आया ये डायग्राम? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर स्टोमेटल पोर से कौन सी गैस निकलेगी? देखो, गैस तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, CO2 अंदर जाएगी, है ना भाई। हमें क्या चाहिए? देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के अंदर CO2 चाहिए ताकि वाटर के प्रेजेंस में वो अपना खाना बना सके। तो इसका मतलब CO2 कहाँ से आएगी? CO2 इन्वायरमेंट से तो आएगी भाई। लीफ के बाहर क्या है? देखो, इस लीफ के, इस वाली लीफ के बाहर क्या है? यहाँ पे क्या है? ये इन्वायरमेंट ही तो है, इन्वायरमेंट भी तो है। ठीक है, ये मौसम है ना यहाँ पे, ये इन्वायरमेंट ही तो है। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है? CO2 होता है। CO2 कहाँ से आता है भाई? हम भी तो CO2 छोड़ते हैं भाई, है नहीं? ये सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, बोलो। तो सर ये आपने कहा कि रिएक्शन टेक प्लेस इन क्लोरोफिल, और सर क्लोरोफिल तो ऊपर प्रेजेंट है, तो सर गैस भी तो इनसे निकलनी चाहिए, तो फिर स्टोमेटल पोर से क्यों निकल रही है? बेटा, जो गैस है वो जाती, देखो, जो CO2 होगा वो कहाँ जाएगा? इन सेल्स के अंदर, क्योंकि यहीं पे तो खाना बनेगा। यहाँ पे तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहीं पे तो एक चीज है जो क्लोरोफिल है, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी को। इसलिए तो CO2 बाहर से आके यहाँ पे चली जाती है, यहाँ पे यूज हो जाती है। और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कहाँ जाएगा? यहाँ से वो डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है अंदर बाहर। समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी ह्यूमन का एग्जांपल लिया भाई, हम O2 इनसाइड क्यों हम ले पाते हैं, इनहेल क्यों कर पाते हैं? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। आप मतलब आपकी मर्जी से काम नहीं चल रहा कि आप चाहते हो मैं ऑक्सीजन ले अंदर चाहिए मेरे को, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। ठीक है भाई, पानी का बहाव जिस साइड, मतलब पानी जिस साइड पे ज्यादा होगा फिर वो आगे भागेगा ना। या पानी ज्यादा से कम वाले की जगह भागता है, कम से ज्यादा वाली जगह थोड़ा ना आता है पानी। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है भाई, देखो, हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर ली। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स के अंदर। अब मैं देखता हूँ भाई क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लोरोप्लास्ट होते कैसे हैं। हाँ जी सर, जो एयर कैविटी होती है उसका क्या यूज होता है? देखो, एयर कैविटी एक फ्री स्पेस है। ये एयर कैविटी का मतलब है ये इंट्रासेल्युलर स्पेस है, जो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, उनको बोला हमने एयर कैविटी, जो ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाने में हेल्प करेंगे और बाहर डिफ्यूज करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी? यस सर। ओके।
ओके तो देखो क्लोरोप्लास्ट है, मैंने भी बताया ना भाई क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में कैसा दिखाई देता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि वन बाय वन हमको ढंग से पढ़ना है, टाइम बहुत है, टाइम की टेंशन नहीं है। ये है जी, चलो बढ़िया अच्छी बात है, कोला बन गया। ये है जी क्लोरोप्लास्ट आपका, जो मैंने आपको रेड डॉट में दिखाया था, ये है क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, ग्रैनम। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रैनम, यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रैनम। ये तो सारे गोले बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं इस थैलाकोइड या इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, ठीक है, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है इनकी, ठीक है। देखो इन सबको बोलते हैं ग्रैना। ग्रैना एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल बहुतों के लिए यूज करते हैं। अगर मैं एक सिंगल की बात करूं, ठीक है, एक सिंगल ग्रैना की बात करूं, मतलब एक सिंगल की बात करूं ग्रैना के अंदर, तो सिंगुलर बोलेंगे हम, जो सिंगुलर होगा उसको बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है जी। थोड़ा गलती हो गई, ग्रैनम, ठीक है जी। प्लूरल होंगे तो ग्रैनम बोल देंगे, अगर सिंगुलर की बात करिए तो ग्रैनम बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक इसकी बात करूं, सिर्फ एक ग्रैनम के पार्ट की बात करूं, एक ग्रैनम के पार्ट की बात करूं, तो एक को बोलते हैं हम थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, थाइलाकोइड पे तो बच्चे प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड के अंदर। और देखो यहाँ पे, यहाँ इसके बाद बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। एक बार दोबारा बता दो। ये आपस में अटैच्ड होते हैं, मैं ये भी बता दूं, ये आपस में अटैच्ड रहते हैं, जो ग्रैनम होते हैं, ठीक है, ठीक है, अटैच्ड रहेंगे आपस में। जिससे अटैच रहते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमिला, लैमिले, ठीक है, LAMELLAE, लैमिला, ठीक है जी भैया। अब बताओ क्या समझ में नहीं आपको? सर थाइलाकोइड एक बार दोबारा से। देखो बच्चे मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लीफ दिखाई दे रही जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है लीफ? यस सर। देखो लीफ में दो पार्ट है, एक तो है मिड रिब, जो बीच में जो स्ट्रेट जो लाइन खींची है ब्लैक कलर से जो मैंने शो करी है बाद में, इसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब के अंदर ही तो प्रेजेंट होते हैं बच्चे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम अंदर प्रेजेंट है, जो वाटर का कंडक्शन और फूड का कंडक्शन करेंगे। और वेन्स पे जो वेन्स जा रही है, ये ना वेस्कुलर बंडल्स की ब्रांच है जो इनर साइड पे जा रही है, अंदर के साइड। अगर मैं इसको बच्चे क्रॉस सेक्शन कर दूं, उसका इस तरीके से क्रॉस सेक्शन कर दूं, और बस इसका पार्ट मैंने इसको जो ये गोल गोल मैंने दिखाया यहाँ पे, इसको उठा के और इस तरीके से अरेंज कर दूं ताकि मुझे आपको पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। मैंने ऊपर वाली साइड को बोला 1 और नीचे वाली साइड को बोल दिया जी 2, ठीक है। ये 1 2 इसलिए लिया है ताकि आपको मैं लेयरिंग समझा सकूं। देखो 1 पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है और 2 पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ नीचे तक जा रहा हूँ तो ऊपर वाले को बोलेंगे हम अपर एपिडर्मिस और सबसे नीचे वाले पे बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो लोअर और अपर एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है बस, ठीक है। प्रोटेक्शन इसका काम क्या होता है एपिडर्मिस का, प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या होता है हमेशा, प्रोटेक्शन का, ठीक है। और जो एपिडर्मिस होती है वो भी बाहर से कवर रहती है, किससे, क्यूटिकल से। एक वैक्सी लेयर है जो पानी के लॉस को प्रिवेंट करेगा। इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो मीजोफिल सेल्स है बच्चे। मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं आपको यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं हमें। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ बच्चे इस तरीके से दिखाई देंगे हमें, इस तरीके से। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रैनम, ठीक है। एक ग्रैनम के स्टॉक को बोलेंगे ग्रैनम, और बहुत सारे स्टॉक्स को मिला देंगे तो एक ग्रैना वर्ड निकल देगा। ये प्लूरल है, ये बस सिंगुलर है, बात इतनी सी है। ये ग्रैनम जो होते हैं आपस में अटैच्ड रहते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। ये स्ट्रोमा लैमिला है,
ठीक है। अगर मैं सिर्फ ग्रैनम के भी एक पार्ट को देखूंगा, सिर्फ इस पार्ट को देखूं ग्रैनम के भी, तो इस पार्ट को एक सिंगुलर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर बच्चे प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल ही तो वो चीज है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, ठीक है जी। सर तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल को हम थाइलाकोइड कह सकते हैं ग्राना में से? हाँ, कोई भी इंडिविजुअल को। सर ग्रैनम और थैलाकोइड सेम नहीं है? बच्चे देखो, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये है ग्रैनम सिंगुलर, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हमने बोला ग्रैनम। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो चारों को मिला के हम बोलेंगे ग्रैना। प्लूरल वर्ड आ जाएगा यहाँ पे ग्रैना, ठीक है। ये जो ग्रैना होते हैं ये आपस में अटैच्ड रहते हैं, है ना, ये आपस में अटैच्ड रहते हैं स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। ओके जी, ओके सर। ओके आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, समझ में आ रहा है आपके? हाँ जी, हाँ बोलो। सर प्लास्टोग्लोब्यूल क्या होता है? क्या चीज? सर प्लास्टोग्लोब्यूल। बच्चे समझ में नहीं आया मेरे को। सर प्लास्टोग्लोब्यूल। प्लाज्मा ग्लोब्यूल? सर प्लास्टोग्लोब्यूल। बच्चे आप मुझे मैसेज में लिख के दोगे क्या? मुझे अभी भी समझ नहीं आया। टाइप नोट्स आ रहा है सर। क्या चीज? सर पता नहीं सर, कोई दिक्कत आ रही है, टाइप नहीं हो पा रहा। बच्चे आप थोड़ी देर में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सर व्हाट्सएप पर हाँ मैं बोल दूंगा। सर स्ट्रोमा लेवल का काम केवल जॉइनिंग का है? नहीं बच्चे, इसके अंदर भी ना फोटो देखो, अभी ना 11th क्लास की बात आ जाएगी अगर मैंने इसके ज्यादा समझाया। मैं फिर भी चलो एक ऊपर से हिंट दे देता हूँ। इनके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं और थाइलाकोइड के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इनका काम भी क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और इनका काम भी क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। बस आप इतना देख लो कि ये दो जो ग्रैनम है, ये दो ग्रैनम होते हैं आपस में अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है जी बच्चे। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो हमने देखो क्लोरोप्लास्ट तो देख लिया भाई, क्लोरोप्लास्ट के मेसोफिल सेल्स के अंदर। हाँ बच्चे, प्लास्टोग्लोब्यूल पूछ रहा था। क्या चीज? प्लास्टोग्लोब्यूल। प्लास्टो ग्लोब्यूल, GLOBULE। अच्छा। देखो बच्चे, प्लास्टोग्लोब्यूल कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लिपिड कंपोनेंट होता है जो थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये बाइलेयर, जो यार समझदार बनो, जो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, समझ रहे हो? जो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो बाइलिपिड से बनी होती है ना, बाइलेयर से, उसका ही तो कंपोनेंट है ये प्लास्टोग्लोब्यूल, ठीक है जी। ओके सर, ओके जी, ओके आगे बढ़ते हैं जी। देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, देखो मैंने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर बता दिया आपको, अब मैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर बताता हूं। देखो अब इन चीजों को हम लास्ट में जाके जोड़ देंगे और फोटो ऑटोट्रोपिक वाला जो टॉपिक हमारा वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर समझाना चाहूँ किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देखो बच्चे, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्टोमेटा प्रेजेंट थे लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट थे स्टोमेटा। ऐसी बात नहीं है कि लोअर पे सिर्फ लोअर वाले पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, अपर पार्ट पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। वो डिफर करता है मतलब डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अगर हम डाइकोट्स प्लांट्स की बात करें तो डाइकोट के अंदर सिर्फ नीचे वाले जो पार्ट होगा, लोअर एपिडर्मिस होगा, उसी पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर मैं मोनोकोट प्लांट्स की बात करूं तो मोनोकोट्स के अंदर दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। ये बात है 11th की, यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं है फिलहाल के लिए। अब मैं बनाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। आपको पता है जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है वो किडनी शेप होती है ना, ये किडनी शेप होती है, किडनी शेप या फिर बीन शेप भी बोल देते हैं इसको, ठीक है जी। ये कुछ जो स्ट्रक्चर होती है ये कुछ इस टाइप से होती है, ये कुछ जो स्ट्रक्चर होती है ये कुछ इस टाइप से होती है। भाई देखो थोड़ा सा गलत बन सकता है तो अपने आप ठीक कर लेना उसको। मैं सिर्फ एक
ठीक है जी, ये है, देखो एक छोटा बड़ा बन गया, इस चीज की दिक्कत मत लेना। ऐसा नहीं है कि एक को पोलियो मार गया है, पोलियो बिल्कुल नहीं हुआ है इसको। अब ठीक है जी, थोड़ा सा ठीक है, ये है, ये जो मैंने सेंटर पे जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये जो पोर दिखाई दे रहा है सेंटर पे, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, जहां से गैसियस का एक्सचेंज होता है। गैस का ही नहीं एक्सचेंज होता है बच्चे, यहाँ से वाटर भी लॉस होता है, वाटर वेपर भी निकलते हैं यहाँ से। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, उस पर नहीं जाते हम, ठीक है। ये है हमारा गार्ड सेल, हाँ जी, ट्रांसपिरेशन के काम आता है वो। ये है गार्ड सेल। बच्चे गार्ड सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहते क्या, यहाँ पे भी प्रेजेंट रहते क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी गार्ड सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। ये है क्लोरोप्लास्ट, इनकी वजह से ही ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। ये जो बाहर जो ये गार्ड सेल है, ये कवर रहती है सब्सिडरी सेल्स के साथ, कुछ इस टाइप से। आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, कुछ और ज़्यादा काम नहीं है इसका। जो मैंने बाद में लेयर बनाई है, ये है सब्सिडरी सेल्स, ठीक है बच्चे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ऐसी बात नहीं है सिर्फ ये नाम के लिए यहाँ पे फोटो मतलब क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। सब चीजें वही है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर था। जो ये मैंने स्टोमेटा दिखाया है, ये मैंने ओपन टाइप का स्टोमेटा दिखाया है, ये है जी ओपन, ठीक है, ओपन स्टोमेटा, ठीक है जी। देखो ओपन और क्लोज कब होते हैं, देखो ध्यान से सुनना। आपको एक चीज तो पता होगी यार, कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो मूव करता है हाई सोलवेंट से लेके, और वाटर मूव करेगा लो सोलवेंट की साइड। क्या सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं? ऑस्मोसिस। यस सर। हाँ ऑस्मोसिस, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे, मैं एक चीज और बता दूं, जो स्टोमेटल पोर होता है, जो गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल की जो ये वाली लेयर होती है अंदर वाली, ये इनर लेयर जो होती है, ये थोड़ी सी थिक होती है एज कंपेयर टू बाहर वाली लेयर से। ये वाली जो लेयर होती है बाहर वाली, ये जो गार्ड सेल की बाहर वाली लेयर है, ये होती है थिन, पतली, लेकिन जो अंदर वाली लेयर होती है, ये होती है थिक। बस यही कंसेप्ट आपको चाहिए बस। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे ओपनिंग एंड क्लोजनिंग होती है। बच्चे देखो क्या होता है, देखो भाई क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है ना गार्ड सेल में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट अगर होगा तो वो क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। तो खाना बनेगा तो मतलब कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ जाएगी, है ना। मतलब इस गार्ड सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, है ना। कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा बच्चे, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, जो बाहर डिफ्यूजन, इट विल मूव आउट। हाँ, जैसे गार्ड सेल हो जाएगा सर, जो जैसे गार्ड सेल है, ठीक है, इसके अंदर पानी भर जाएगा, इस गार्ड सेल के अंदर पानी मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई सर है, इंक्रीज है ना। हाई हो जाएगा। तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और बाहर सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू इनर साइड। तो पानी जो मूव करेगा वो यहां से बाहर से लेके अंदर की साइड मूव कर जाएगा। अगर ये अंदर की साइड मूव कर गया पानी, ठीक है, तो इसका मतलब है जो सेल होगी वो स्वेल कर जाएगी, है ना। पहले लिख देता हूं मैं, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, वाटर मूव्स फ्रॉम आउटर साइड इनटू इनर, ठीक है, इनर गार्ड सेल के अंदर भर जाएगा पानी। अगर इनर गार्ड सेल के अंदर पानी भर गया तो क्या होगा, ओ बच्चे ये क्या हो गया, इनर गार्ड सेल के अंदर अगर पानी भर जाएगा तो क्या होगा,
क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, सेल बिकम स्वेल, स्वेल कर जाएगी सेल, है नहीं, स्वेलन हो जाएगी सेल के अंदर, स्वेलन हो जाएगी। तो जो स्वेलन सेल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, टर्जिड, टर्जिड हो जाएगी सेल, ठीक है। मतलब जो ये सेल, अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर अगर मैं पानी की मात्रा को बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो सेल के बाहर जो है ना प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बाहर की साइड प्रेशर लगेगा, मतलब सेल फूल जाएगी बहुत बुरी तरह। जो फूली हुई सेल होती है उसको हम बोलते हैं टर्जिड, टर्जिड सेल, ठीक है जी। तो जो सेल स्वेल हो जाएगी इसका मतलब सेल बिकम टर्जिड, और टर्जिड होने की वजह से जो स्टोमेटा होगा वो ओपन हो जाएगा। ओपन कैसे हो जाएगा, अब देखो बच्चे ध्यान से सुनो, देखो अगर ये कोई सेल है मान लो, है ना, सॉरी ये स्टोमेटा से ही समझाता हूँ मैं आपको, ये स्टोमेटा है, मैंने आपको बताया जो इसकी इनर साइड होती है वो थिक होती है और बाहर वाली लेयर होती है वो थिन होती है। अगर पानी अंदर की साइड चला जाएगा तो पानी जो है ना प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे पानी भरता चला जाएगा तो पानी जो होगा वो चारों तरफ प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से अगर मैं दूसरे वाले स्टोमेटा को भी दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देकर दिखा देते हैं समझने के लिए, समझने तो खाली, अगर यहाँ पे पानी भर जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पे बाहर की साइड दोनों ये वाला गार्ड सेल भी प्रेशर लगा रहा है और ये वाला गार्ड सेल भी प्रेशर लगा रहा है बाहर की साइड, तो जो पोर होगा वो खुल जाएगा। बच्चे समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, ओके ओके। नहीं आया। नहीं आया, कोई नहीं बच्चे, समझेंगे, दोबारा समझेंगे, टेंशन मत लो। जो ये मैंने ओपन स्टोमेटा दिखाया, ये दिखाया ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में ऐसा होता है। अगर मैं ड्यूरिंग नाइट टाइम में देखूं, अगर मैं यहाँ पे क्लोज्ड स्टोमेटा की बात करूं, है ना, ड्यूरिंग नाइट टाइम की बात करूं, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ साइड में इसके, ड्यूरिंग, ओह बच्चे ये क्या हो गया जी, मैंने अभी डे टाइम की बात करी है। अगर मैं क्लोज्ड स्टोमेटा की बात करूं तो क्लोज कैसे होता है स्टोमेटा, ये होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम के। देखो सेम फंडा लगाओ, यहाँ पे भी सेम फंडा कैसे लगाओगे भाई, लाइट तो होगी नहीं यहाँ पे, नो लाइट तो होगी नहीं, लाइट नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना नहीं बनेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सेल के अंदर, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम क्या हो गई तो वाटर जो होगा वो मूव करेगा इनर साइड से लेके और बाहर वाली साइड पे चला जाएगा वाटर, आउटर साइड पे चला जाएगा वाटर। अगर यही चीज हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगी, सेल जो होगी सेल बिकम श्रिंक, सेल हो जाएगी श्रिंक। अगर सेल श्रिंक हो गई तो क्या होगा, तो श्रिंक सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल बिकम फ्लैसिड सेल। हाँ भाई बोलो। सर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है ना? हाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ओके सर। ओके बच्चे दोनों चीज समझ में आए ना? यस सर। आप नोट कर लो उसको, और जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे बात करते रहो। भाई किसको समझ में नहीं आया? सर जो लास्ट वर्ड लिखा है वो बता दो, फ्लैसिड है। बच्चे जैसे पानी, किसी सेल के अंदर पानी भर जाता है ना तो सेल टर्जिड हो जाती है, मतलब स्वेलन हो जाती है, तो स्वेलन को हमने टर्जिड सेल मतलब टर्जिड से ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। टर्जिड एक जो नाम है वो प्रेशर का नाम है, टर्जिड प्रेशर लगता है इसलिए टर्जिड सेल हो जाती है वो, ठीक है। और पानी अगर सेल से बाहर निकल जाए तो सेल श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक सेल को बोलते हैं फ्लैसिड। ओके जी। अरे जब सेल टर्जिड हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन क्यों होगा? बच्चे आप ना अपने हाथ को ना इसकी शेप में ले आओ, किडनी जो स्टोमेटा पोर की शेप में होता है, बीच में गैप रखना, बीच में स्टोमेटा
पोर है, अगर मान लो आपके हाथ में पानी भरता जा रहा है तो एक प्रेशर लगेगा ना अंदर की साइड से प्रेशर लगेगा बाहर की साइड। तो जब क्योंकि बाहर वाली साइड पे प्रेशर लगेगा तो दो गार्ड सेल होती है, दोनों साइड पे अपोजिट साइड पे प्रेशर लगेगा तो जो बीच वाला जो पोर होगा वो ओपन हो जाएगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं आपको अपने हाथों को तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप फिर भी इमेजिन करो कि मैं आपको किस तरीके से समझाना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चे? सर हाँ सर जरूरी है कि नाइट टाइम में ही स्टोमेटा के पोर क्लोज होंगे? बिल्कुल बच्चे, मोस्टली प्लांटों में नाइट टाइम में ही तो होता है। कुछ ही तो प्लांट है, वो भी कुछ प्लांट कैसे एक्सेप्शनल है क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मतलब वाटर की कंसंट्रेशन नहीं होती वहां पे। समझ रहे हो? यस सर। सर बट अगर डे टाइम में वो क्लोज नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस भी तो हो सकता है काफी प्लांट्स में। अगर डे टाइम में क्लोज नहीं, ये सिर्फ तभी तो ओपन रहेंगे जब इनको जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? अगर प्लांट को नीड है इस चीज की, है नहीं, अगर प्लांट देखो सुनो, अगर प्लांट के अंदर पानी नहीं है, पहले से पानी नहीं है, तो जो प्लांट होगा अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखेगा। क्योंकि क्लोज इसलिए करके रखेगा क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। अगर पानी नहीं होगा तो ओपन और क्लोज तो हो ही नहीं पाएगा। ओके सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, सर आगे फिर बढ़े। गैसेस हाँ एक्सचेंज कैसे होता है स्टोमेटा के थ्रू? क्या चीज? सर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के थ्रू? बच्चे जो ये तो पोर हो गया ना, देखो अगर हम अपने माउथ को खोल देंगे, ठीक है, तो गैस अंदर बाहर जा सकती है ना, जा सकती है ना। तो ऐसे ही अगर CO2 की कंसंट्रेशन, एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर की साइड पे CO2 की कंसंट्रेशन कम हो, है ना, मतलब CO2 की जो प्रेशर है अंदर साइड पे कम हो, बाहर की साइड पे ज्यादा हो, तो जो डेफिनेटली यही होगा कि जो बाहर वाली साइड से होगा वो ऑक्सीजन जो भी कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी वो मूव करके अंदर की साइड चला जाएगा। ठीक है, लॉजिक लगाओ वो ह्यूमन वाला जो मैंने आपको समझाया। हम ऑक्सीजन को अंदर क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि बाहर जो है ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे अंदर की साइड से। इस वजह से हम जो है ना ऑक्सीजन को अंदर ले पा रहे हैं। हम CO2 को बाहर क्यों छोड़ते हैं ह्यूमंस लोग? क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन अंदर की साइड ज्यादा होती है और एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन कम है। इस वजह से हम अंदर से बाहर CO2 छोड़ पाते हैं। समझ में आया बच्चे? यस सर। ओके जी, आगे बढ़े अब। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब मैं आपको एक ऐसा डायग्राम बताऊंगा जिससे आपको जो ऊपर वाली जितनी भी बातें बताई मैंने वो सब क्लियर होने वाली है आपको। देखो ये है भैया लीफ, ये है लीफ, ठीक है, यहां पे प्रेजेंट है, मैंने इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूं, यहां पे प्रेजेंट है यहां पे प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है जी मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट है मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कुछ होता है इस टाइप का, हाँ क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ इस टाइप का। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रैनम होते हैं। ये जी ग्रैनम, ये जी ग्रैनम, ये जी ग्रैनम, ठीक है, ये ग्रैनम है, ठीक है। देखो अगर लाइट, जो लाइट है, जो सन है, इसने लाइट दी, इस लीफ पे लाइट पड़ी, इस वाले पार्ट पे लाइट पड़ी, ठीक है, तो यहाँ से मिल रही इसको लाइट एनर्जी। ये थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड पे प्रेजेंट होते हैं क्या? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ से लाइट मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। यहाँ से एंटर कर रहा CO2, CO2 पहुंच रहा कहाँ पे? किसके पास? अंदर की साइड, क्लोरोफिल के अंदर, है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सॉरी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 पहुंच रहा है, मतलब बाहर से आ रहा है,
CO2, ठीक है। वाटर आ रहा है कहाँ से, वाटर आ रहा है यहाँ से, इनके थ्रू वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है रूट से होता हुआ स्टेम के अंदर, स्टेम से होता हुआ लीफ के अंदर, यहाँ से पानी आ रहा है, पानी पहुँच गया इस सेल्स के पास, तो यहाँ से पानी आ रहा जी, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ से आ रहा पानी, पानी कहाँ से आ रहा है, सोइल से पानी आ रहा, एब्जॉर्ब किया पानी को, ठीक है। CO2 आ रहा है यहाँ से, ठीक है जी। देखो लाइट एनर्जी पड़ी, ठीक है, वाटर ब्रेक हुआ, लाइट एनर्जी से वाटर ब्रेक होता है, वाटर ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एनर्जी, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी CO2 के साथ मिलके और बना लेते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट बना लिया भाई। फाइनली हमें क्या चाहिए, शुगर ही तो चाहिए। शुगर कैसी है, ग्लूकोज फॉर्म में भाई, ठीक है जी बच्चे, समझ में आ गया अब? बच्चे समझ में आ गया? क्योंकि ये CO2 ये CO2 कहाँ से आया है, ये CO2 कहाँ से आया है, ये CO2 आया स्टोमेटल पोर के थ्रू, तो CO2 आया है। और स्टोमेटल पोर के थ्रू कहाँ से आया है भाई, इन्वायरमेंट से आया है, बाहर की साइड से आया है, इन्वायरमेंट से स्टोमेटल पोर के थ्रू CO2 कर गया एंटर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये है थाइलाकोइड, थाइलाकोइड में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। तो लाइट पड़ती है, लाइट जब पड़ेगी तो वाटर टूटेगा, वाटर टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी CO2 ले लेता है और इसको एनर्जी लेने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द शुगर। बच्चे अब क्लियर है बातें सारी की सारी पढ़ी है? हाँ जी सर H2O को ब्रेक होने के लिए तो सर एनर्जी चाहिए होगी ना बेटा। H2O को ब्रेक होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है जी। वो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कराता है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन से। देखो सुनो सर हमने तो पढ़ा था कि जब बॉन्ड ब्रेक, अरे आपने अभी हायर क्लास में नहीं गए हो, मैंने हायर बातें बता, छोड़ो इस चीज को। देखो भाई सन से क्या आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, यहां से आ रहा लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस लाइट एनर्जी ने इस वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया, बस इतनी सी बात बोली है मैंने। इसके टूटने से एनर्जी रिलीज हुई है इस वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के टूटने से एनर्जी रिलीज हुई है। ये एनर्जी जो बाहर से CO2 आ रही है, ये इसको यूज कर लेगी एनर्जी को, और यूज करने पे ये कार्बोहाइड्रेट बना देगी, बस इतनी बात तो बोली है मैंने। अब बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया? बच्चे आ गया नहीं क्या मैं फिर भी बताओ यार, मतलब ऐसे नहीं कि भाई मैंने बोल दिया तो आ गया, आपको रियलिटी में समझ में आया नहीं आया? सर मेरे को सर लगता है कि जैसे H2O पर जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, तो सर एनर्जी रिलीज नहीं होती, इनटेक होती है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि एनर्जी रिलीज भी होगी अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो। बेटा मैंने क्या बोला है कि देखो, अब ना मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता सकता आपको, ठीक है। क्या होता है, वाटर जब एनर्जी पड़ती है ना, जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये बहुत आगे की बात हो गई है, आपको बताऊंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वाटर को तोड़ देता है H प्लस आयन में प्लस ऑक्सीजन में। यहां से ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, यहां से ऑक्सीजन भी तो रिलीज होनी है, ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज होती है, वाटर के टूटने से रिलीज होती है ऑक्सीजन। और जो ये H प्लस आयन है, इसके यही जो H प्लस आयन है, यही तो बाद में जाके एनर्जी बना रहा है किसी और मैकेनिज्म के थ्रू। एक मैकेनिज्म थोड़ा ना चल रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म तो बहुत है। मैंने इन मैकेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया कि वाटर के टूटने से एनर्जी बन रही है। बस आपको इतना मानना है कि भाई वाटर के टूटने से एनर्जी ही बनती है, मैं आपको मैकेनिज्म नहीं सिखाना चाहता यहाँ पे, ठीक है जी बच्चे? ओके सर। ओके भाई, रियलिटी में आपको समझ में आया नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे ना यार, ऐसे नहीं बढ़ेंगे आगे। तो मैं अब मेरे को पता चल गया ना कि आप बाद में बताओ, तो अभी समझ नहीं आ सकता तो सर बाद में सीख लेंगे ये वाली बात। देखो ये वाली बात तो आप 11th में सीख लेना अगर आप मेडिकल लोगे, ठीक है? ठीक है जी। और आप इतना मान के चलो कि लाइट एनर्जी जब पड़ती है थाइलाकोइड पे, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है
वहां से जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में, मतलब वाटर को वो तोड़ देता है। जब वाटर टूटता है तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं वहां पे, उस मैकेनिज्म के थ्रू वो एनर्जी को बना लेते हैं। ये जो एनर्जी बन के आई है ये एनर्जी यूज कर लेता है CO2। ये CO2 यूज करने पे ये बना के देता है कार्बोहाइड्रेट। यही तो कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, फाइनली शुगर चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए। ठीक है जी? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी सर। भाई रियलिटी में समझ में आया नहीं आया, देखो ऐसे नहीं फेंकना भाई। आ गया ठीक है, ओके जी। जी सर, आ गया अब आ गया। ओके बच्चे, तो आगे चले। हाँ जी। कोई नहीं, आप मेरी वीडियो दोबारा भी देख लेना उस पे ऐप के अंदर। आपको दोबारा नहीं समझ में आया तो दोबारा आपको मैंने, इसीलिए ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी किसी भी वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आता कुछ भी। देखो मैंने सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया है वो बताया था मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है जी, ये हमारा फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की साइड, जिसका नाम है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, चैट पे एक डाउट आया किसी बच्चे का कि देयर आर सम टर्म्स लाइक डार्क एंड लाइट रिएक्शन एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, काइंडली एक्सप्लेन देम। देखो बच्चे, ये थाइलाकोइड है, ये क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी बच्चे क्लोरोप्लास्ट है ना ये? यस सर, क्लोरोप्लास्ट। यस सर। जिसका डाउट होगा ना सिर्फ वही मुझसे बात करेगा वो। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। यस सर। ठीक है, यस सर। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? ग्रैनम। ग्रैनम और उसमें थाइलाकोइड्स। हाँ, और सिंगल वालों को हम क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है? थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यहां से आता है लाइट। ठीक है जी, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट के साथ मिलके वाटर जो होता है ना टूट के एनर्जी बना लेता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे रिएक्शन चल रही है अंदर की साइड, वो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है जी? यस सर। ओके, और जो CO2 आता है वो बाहर से आता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वो बाहर जो, भाई आपको पता है जो सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, होता नहीं होता? यस सर। है ना? ऐसे ही जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो खाली स्पेस है यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। खाली स्पेस को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर के मैट्रिक्स। ठीक है, जो CO2 होता है वो खाली जगह पे जाता है। ये जो CO2 होगा कभी भी स्ट्रोमा या थाइलाकोइड के अंदर नहीं जाएगा, ये सिर्फ खाली जगह पे रहता है। यहाँ पे एनर्जी मिलेगी इसको, और यहाँ पे जाएगा, ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो ये रिएक्शन हो रही है ये विदाउट लाइट की रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है जी बच्चे? लाइट समझ आ गया। बच्चे जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है दैट इज द लाइट रिएक्शन। जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है वो होती है डार्क रिएक्शन। ओके, लाइट समझ आ गया। जो आपने प्रोसेस बताया डार्क का, देखो डार्क रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हमें लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो हमें लाइट के एब्सेंस में कर रहे हैं जो भी फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, जो CO2 है एनर्जी के साथ मिलके जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, इसमें हमें लाइट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जो ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है अंधेरे में। ठीक है, मतलब डार्क में हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डार्क रिएक्शन। ये लाइट में की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है लाइट रिएक्शन। ठीक है बच्चे? थैंक यू। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको बताया मैंने। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जो भी ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद बना ले वो होता है ऑटोट्रॉफिक। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो दूसरे से छीन ले। ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड करे, दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से उनने 3 टर्म मेंशन की हुई है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। वो तीनों टर्म कौन सी है बच्चे, अभी देख लेते हैं। देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एनसीईआरटी ने।
एक होते हैं जो होलोजोइक होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले, ठीक है। एक होते हैं जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, और एक वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, जो बंदा जो दूसरे से छीन के खाना खाए, जो दूसरों को फीड करे, उनको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके भी अलग अलग टाइप होती है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी ने 3 टर्म्स मेंशन की हुई है, एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम लिक्विड या सॉलिड फूड को एनगल्फ करते हैं, अंदर की साइड इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर वो जो सॉलिड और जो लिक्विड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो जो डाइजेस्ट होता है उसके बाद वो फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चे। जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं वो एनिमल शो करते हैं, जो एनिमल डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। जैसे फंजाई हो गई, हमेशा सड़े हुए चीजों पे ही फंजाई ग्रो कर सकती है, इसका मतलब फंजाई डेड एंड डिके पार्टिकल्स पे फीड करती है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो भी सेप्रोफाइटिक कंडीशन के अंदर आ जाएगा। पैरासिटिक, देखो पैरासाइट का मतलब ही आप समझ रहे हो, जो दूसरों पे रहता हो, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे रह के वहां से फूड को एनगल्फ करता हो, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बच्चे तीनों न्यूट्रिशन आपको समझ में आए जो मैंने आपको अभी बताया है? होलोजोइक वाला explain कर दिया सर। एक बार और बता दूं, एक बार और बता दूं आपको। सर होलोजोइक सर एक बार और बता दीजिए। सर एक बार होलोजोइक रिपीट कर दीजिए। ठीक है बच्चे, कर रहा हूँ, सर एक बार सेप्रोफाइटिक कर दीजिए एक बार ठीक है बच्चे कर रहा हूँ, करो सारे तीनों के 1 बाय 1 करो। देखो होलोजोइक क्या होता है, ठीक है। होलोजोइक के बारे में लिखो आप। इंजेशन मतलब अंदर की साइड लेना, इंजेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या सब्सटेंस बोल लो या मटेरियल बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज डाइजेस्टेड एंड absorbed into their bodies। देखो मैंने बताया जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन होता है जो दूसरे पे डिपेंड करे। देखो तीनों के तीनों जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये तीनों के तीनों एक जैसे ही है, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। देखो होलोजोइक वो होता है जो अपना खाना ले, मतलब क्या, जो सॉलिड में ले, लिक्विड में ले। जैसे कोई डियर खाता है, कोई मांस खाता है, कोई प्लांट्स को मतलब फल फ्रूट्स खाता है, तो उसको हम इंजेस्ट कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। फिर उसको इंजेस्ट करने के बाद मतलब हमने जो खाना खाया है वो हेल्दी खाना खाया है, सड़ा गला हुआ खाना नहीं खाया, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मटेरियल विच आर डाइजेस्टेड। भाई हम जो खाना खा रहे हैं वो हम बढ़िया खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में भी। वो जो हम खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट जाएगा सिंपलर वन के अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा तभी तो हमारा बॉडी जो होगा वो उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बच्चे समझ में आए होलोजोइक? अब यस सर, क्लियर है। ओके ओके, देखिए इसका एग्जांपल जैसे ह्यूमंस, देखो हम ही है इसका एग्जांपल। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स है जिनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक, ठीक है। एंड सम प्लांट्स ऑल्सो। कौन से प्लांट्स?
insectivorous Sir, plants. Venus flytrap. Anyone know any examples of insectivorous plant? The Venus flytrap. Picture plant. और picture plant. Venus Pitcher plant. Sunweed. हाँ बच्चे, बिल्कुल 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 सही बताया आपने। आप एग्जांपल लिख सकते हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना इससे एग्जांपल, इंसेक्टिवोरस का भी एग्जांपल लिखूं अब? ये नौबत तो नहीं आई ना अभी? No sir. No. अरे वेल डन बच्चे, बहुत अच्छे। सभी बच्चे के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? तो होलोजोइक समझ में आ गया। देखो सैप्रोफाइटिक क्या होता है, अब सैप्रोफिटिक समझ लेते हैं। देखो सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं? जो फीड करते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है? जो फीड करेंगे डेड गला सड़े हुए खाने पे, जो एनिमल फीड करता है, गला सड़ा खाना खाना पसंद करता है, वो जो एनिमल होता है उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैं एग्जांपल लिखना चाहूं सैप्रोफिटिक के अंदर, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे बैक्टीरिया भी तो गले सड़े पे बैठता है, जैसे फंजाई भी तो गले सड़े पे बैठता है भैया, है नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? यस हो सर। सकता है मशरूम। हाँ मशरूम, बिल्कुल सही बात है, मशरूम हो सकता है, ठीक है जी। फंजाई के अंदर मशरूम ले सकते हैं हम, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हाँ जी सर, हमारी बॉडी पे भी बैक्टीरिया होते हैं, पर हमारी बॉडी तो डेड एंड डिकेइंग नहीं है। बच्चे, जो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज रहते हैं वो है पैरासाइट, वो सैप्रोफाइटिक नहीं है भाई। जो हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है उसे हम पैरासाइट बोलेंगे ना, समझ रहे हो? यस सर बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। हाँ बच्चे, जो हमारे अंदर रह के हमसे खाना ले रहे हैं वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हो? पैरासिटिक तो हो गए बच्चे वो। सर की नहीं, स्किन की बात कर रहा हूँ सर। हमारे हैंड पे 3 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया। बच्चे, जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है? पैरासाइट कैसे? जैसे कोई भी मॉस्किटो हो गया, वो हमारे जो स्किन को होता है वहां पे वो डंक मारता है और खून को चूस लेता है, ठीक है? वो अलग टाइप का हो गया, ठीक है जी। वो इसके अंदर वो इस कैटेगरी तो पैरासाइट और एंड पैरासाइट की बात कर रहे हैं। जी बच्चे, बिल्कुल। यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है हमारा बच्चे। हम बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज ऑफ एक तो टाइम नहीं है और ऊपर से आपका वो टॉपिक भी नहीं है। ऐसी बहुत कुछ है बताने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आपका इंटरेस्ट तो मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा मैं आपका इस चीज के अंदर। एक चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा उसी चीज में मैं आपको बताते चल जाऊं, लेकिन वो काम का नहीं है ना आपका जो है वो स्टैंडर्ड 10th क्लास का है, और जो आप मुझसे बातें कर रहे हो वो 11th 12th क्लास वाली चीजें पूछ रहे हो, तो वो चीज। हाँ जी सर, हम तो वैसे सर कैल्विन में तो सर एक्स्ट्रा पढ़ना आए थे ना वैसे। बेटा, जो 11th 12th जो एक्स्ट्रा होता है ना वो मैं तुम्हें खुद बताऊंगा एक्स्ट्रा क्या है, लेकिन वो एक्स्ट्रा वो नहीं है कि जो तुम्हें मतलब तुम उससे बाहर जा रहे हो, वो चीज नहीं चाहिए यार बेटा, ठीक है? एक तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, ऊपर से वो 10th क्लास का वो मटेरियल नहीं है। 10th क्लास में जो एक्स्ट्रा चीजें होती है बताने के लिए उसे मैं डेफिनेटली बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? आपकी जो नोटबुक होगी कैल्विन की, जो बुकलेट होती है जी सर, एमपीएससी में कुछ नहीं आएगा। हाँ बच्चे बोलो। सर ये केमोट्रोफिक न्यूट्रिशन किस में आता है? बैक्टीरिया में अंदर बेटा, बैक्टीरिया में। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या होता है। हाँ बच्चे बोलो। देखो केमोट्रोफिक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी होता है ना? हाँ सिम्बायोटिक भी होता है, जो फंजाई और एल्गी मिलके करते हैं, ठीक है? सिम्बायोटिक होता है कि एक खाना दे रहा है, एक कुछ और उसको शेल्टर दे रहा है, तो सिम्बायोटिकली वो अपने आप को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? देखो बच्चा जो पूछ रहा है मुझसे, म्यूचुअल रिलेशनशिप।
हाँ, म्यूचुअल रिसर्च, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, उसी को सिम्बायोटिक बोलते हैं, जो एक एक तो खाना प्रोवाइड करा रहा है और दूसरे वाला हमसे शेल्टर ले रहा है, ठीक है, तो दोनों का बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, मिलजुल के काम चल रहा है, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब मैं इस बच्चे की बात बताता हूँ जिसने पूछा है कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। बच्चे देखो, कीमोट्रॉफिक जो होता है वो एनर्जी पे बेस करता है, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वजह से जो 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 चीज, क्या मतलब उसका, जो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है दूसरी एनर्जी में, दूसरी फॉर्म में, ठीक है, मतलब दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एनवायरनमेंट। ओके जी, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, ओके, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कीमोट्रॉफिक को जो यूज करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ओके जी बच्चे, ओके सर। ओके, समझ में आया नहीं आया? सर हाँ आ गया सर। सर ये ऑटोट्रॉफिक है ना? हाँ, ऑटोट्रॉफिक्स में आएंगे, अभी मतलब खुद बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक्स में आएंगे, ओके सर ओके। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि जो ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे रहता हो और वहां से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता हो। भाई जब वो दूसरे पे रहेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे रहेगा, तो दूसरे वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो तो भाई लिविंग होना चाहिए ना, ताकि वो खुद खाना बना सके या खा सके, तभी तो उससे ले पाएगा ना। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पैरासाइट जो न्यूट्रिशन शो करते हैं वो अपना खाना लेते हैं कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पैरासाइट्स वाले हैं, पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जैसे हमारे जो मतलब बच्चों में जो होता है, जो लाइस होती है सॉरी, तो मतलब क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? जू। अरे लाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? जू। हाँ, जो होती है वो भी तो पैरासाइट है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, जैसे लाइस हो गया, ठीक है, लीच हो गया, ठीक है, जैसे टेप वॉर्म हो गया, ठीक है जी, ये भी तो पैरासाइट है जो दूसरों पे रहता है। जैसे मैं प्लांट की बात करूं बच्चे, प्लांट का एग्जांपल पता है पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं? कस्क्यूटा। कस्कुटा, वेल डन बच्चे, कस्कुटा को तो बोलते हैं अमरबेल, ठीक है जी, अमरबेल, ठीक है, अमर अकबर एंथनी वाला अमर है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताएगा कोई? ऑर्चिड्स, ठीक है। ट्रिक्स भी तो होते हैं, ट्रिक्स सुने? ट्रिक्स क्या होता है? नो सर। ट्रिक्स यार, जैसे स्पाइडर देखा, छोटा सा स्पाइडर, कुछ इस टाइप से होते हैं जो खून को चूस लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टिक्स, ठीक है। आपको तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया? जी बच्चे। सर होलोजोइक की डेफिनेशन आपने बताई, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मटेरियल व्हिच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। हाँ, तो सर यही सैप्रोफाइटिक में आउटसाइड देयर बॉडीज हो जाएगा? यस, क्योंकि ये केमिकल रिलीज करते हैं ना बच्चे, मैंने लिखवाया नहीं है, बहुत अच्छी बात तुमने पकड़ी है, मैं इसको इस पॉइंट को लिखवा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डाइजेस्ट द फूड externally before the nutrients are absorbed,
ठीक है, मतलब वो बाहरी जो कॉम्प्लेक्स चीजें होते हैं उसको तोड़ देता है, देन जब वो सिंपल में हो जाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज द बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो आज इतना ही रहने सर, देते हैं अब क्योंकि एक टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ सर ये वाला पॉइंट, कौन सा? सर ये डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। देखो बच्चे, अगर कोई भी, आप मान लो कोई भी चीज ये है, ठीक है, ये है डेड, ठीक है, ये डेड है, मरी हुई है, ठीक है, इसका मतलब है ये सड़ा हुआ गला हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे फीड करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फीड करेगा, ठीक है, जो यहाँ पे फीड करेगा, तो इसको फीड जब करेगा, जब इसको न्यूट्रिएंट लेगा तो डायरेक्टली ले नहीं सकता ना, क्योंकि उसको ना, जो ये जो डेड डिके है, ये तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स चीज होगा, इसको तोड़ने के लिए केमिकल रिलीज करते हैं ये, ताकि ये सिंपलर में तोड़ के इसको एब्जॉर्बेबल वाली, जैसे यार ह्यूमन से हम खाना खाते हैं, हम अगर कॉम्प्लेक्स चीजें लेते हैं बॉडी के अंदर तो उसे सिंपलेस्ट चीज में कन्वर्ट करते हैं ना अंदर की साइड, बस ये बाहर की साइड कर लेते हैं कन्वर्ट, ये अंदर की साइड नहीं करते। ठीक है, बस फर्क इतना है। ओके बच्चे? और अच्छा, ओके सर। सर हेलो, बोलो बेटा। सर एनटीएससी में सर एनसीईआरटी से आएगा क्या बस? क्या चीज बेटा? सर एनटीएससी में सर एनसीईआरटी में से ही आएगा सारा? बेटा मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं आपको टेस्ट में दूंगा उससे ही बाहर नहीं आएगा, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा आपका, ठीक है सर? मॉस्किटो भी तो उसकी मैं प्रिपरेशन खुद कराऊंगा, उसकी प्रिपरेशन मैं खुद कराऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन लेनी है आपको। क्या चीज बाहर से, देखो आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे मेरे पढ़ाने के साथ साथ, तो आपको खुद पता चलता जाएगा हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब हम टेस्ट लेंगे आप लोगों का, तो आपके जो जब वो क्वेश्चन देखोगे आप, तो आप देखोगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा डिफर करता है जो हम पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा और बस जो लॉजिकली कोई क्वेश्चन होता है ना उसको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए, बाकी तो एनसीईआरटी बेस्ड है सब कुछ, एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा ना आना कुछ। सर जी बेटा। सर ये जो मॉस्किटो बोलो बोलो। सर मॉस्किटो भी तो पैरासाइटिक है ना? देखो जो मॉस्किटो होता है ना, उसकी जो लाइफ साइकिल है, मान लिया कि लाइफ साइकिल वो अपनी जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर निभा रहा है, मान लो, है ना, ठीक है। हेलो? यस सर, यस सर। मैं कह रहा हूं कि उसकी कुछ लाइफ साइकिल होती है, जो लाइफ साइकिल होती है मॉस्किटो की, वो कुछ होती है जो होस्ट पे डिपेंड करती है, और कुछ होती है जो बाहर की साइड डिपेंड करती है। जो पैरासाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये तो ऑब्लिकेट या फैकल्टेटिव। ऑब्लिकेट पैरासाइट्स जो होते हैं जो पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं दूसरों पे, दैट इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट। और जो आधा अधूरा जीवन जीते हैं, मतलब कि आधा अधूरा मतलब उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है, दैट इज द फैकल्टेटिव। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मिला तो हमारा काम चल गया, उसके बाद ना मिले कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो दोनों वर्ड समझ में आए, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव भी? यस सर। हाँ सर, वो एनारोब्स और एनारोब्स तो होते हैं ना जी, ऑब्लिगेटेड सर, एनारोब्स और एरोब्स। हाँ बिल्कुल 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 बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ो आप, बिल्कुल ठीक है। बच्चे तो रीडिंग अच्छे से लगानी है आपको एनसीईआरटी की, ठीक है, और जो मेरे नोट्स है उसको पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम जो न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है वो खत्म करेंगे, प्लस हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। और आपका मैं नेक्स्ट क्लास से, मैं आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे पूछा करूंगा नेक्स्ट क्लास से, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ, भाई क्या क्या मैं आपसे पूछूं, क्या क्या मैं डिस्कस करूँ क्लास के अंदर। ओके बेटा? सर डीपीपी मिल रही है हमें सर? हाँ, आप जाइए नेट पे जाइए, वहां पे सर्च करिए डीपीपी। ओके 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 सर। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग थैंक यू सर।